ये कहानी है साल 2020 की। नेपाल की रहने वाली दो लड़कियों की, संगीता और ममता। नौकरी की तलाश में दोनों दिल्ली आ गई। उम्मीद थी कि बड़े शहर में शायद उनकी किस्मत बदल जाएगी, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। दिन भर दिन गुजरते जा रहे थे और नौकरी कहीं पर मिल नहीं रही थी। पैसे खत्म हो रहे थे, भूख बढ़ती जा रही थी। आखिर थक हार कर उन्होंने फैसला किया कि अब वापस नेपाल चलते हैं। अब रेलवे स्टेशन पे वो दोनों जाकर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी और आंखों में आंसू और हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था। तभी वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम निर्मला होता है। वो भी नेपाल की ही रहने वाली थी। उसने देखा दोनों परेशान हैं और रो रही है। अब निर्मला ने पूछा कि क्या हुआ बहने, आप लोगों को क्या हुआ है, कोई मदद कर सकती हूं तो बताओ। कुछ इस तरह धीरे धीरे उनकी बात यहाँ पे शुरू होती है और संगीता और ममता ने अपना सारा दुखड़ा उसे सुना दिया और कहती है कि दिल्ली आए थे काम करने के लिए, लेकिन यहाँ तो कोई पूछता ही नहीं है। अब ये सुनकर निर्मला मुस्कुराई और बोली, परेशान मत हो, तुम्हें अच्छा घर मिलेगा, खाना मिलेगा और सैलरी भी मिलेगी। बस मुझ पर तुम भरोसा करो और जैसा बोलती हैं वैसा करना। तुम्हें मैं सैलरी 1.5 लाख रुपए प्रति महीने दिला दूंगी। अब ये सुनकर दोनों के चेहरे यहाँ पे खिल जाते हैं। लगा जैसे अंधेरे में कोई रोशनी की किरण उतर आई हो। अब निर्मला उन्हें अपने साथ ले गई। शुरू के कुछ दिन सब ठीक ठाक चले, फिर लॉकडाउन आ गया। पर हैरानी की बात यह थी कि इस लॉकडाउन में बाकी लोग बेरोजगार हो रहे थे और ये दोनों लड़कियां यहाँ पे पैसे छाप रही थी। उनके खाते में सच में 1.5 लाख रुपए आते रहते, जिसे देखकर वो खुशी से झूम उठती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह खुशी असली नहीं, एक ठगी की शुरुआत थी। वो असल में एक अंतरराष्ट्रीय साइबर ठगी गैंग का हिस्सा बन चुकी थी और देखते ही देखते इस गैंग ने लोगों से ठगी करके 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का काम जो है वो कर लिया था। अब कहानी यहां से पहुंचती है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद। वहां एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका रहती है। पति के मौत के बाद अकेली जिंदगी काट रही थी। लोग अक्सर कहते, मैडम आपको यहाँ पे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अब ये सुनकर पहले तो उन्हें बहुत अजीब लगता था, लेकिन वक्त के साथ वो तैयार होती है। 25 जुलाई 2025 को उन्होंने शादी.com पर प्रोफाइल बना ली। अगले ही दिन उनके व्हाट्सएप पर एक लंबा सा मैसेज आया, हेलो, मैं डॉक्टर आरव सिंह हूँ। इंडिया में जन्म हुआ पर पढ़ाई और जॉब अमेरिका में किया और सर्जन हूँ। सब कुछ है मेरे पास, बस एक हमसफर की कमी है। आपकी प्रोफाइल देखी, आप बहुत अच्छी लगी। अब ये सब सुनकर मैडम को लगा जैसे खुद भगवान ने उन्हें जवाब दे दिया हो। अब कुछ इस तरह से यहाँ पे बातें जो है वो शुरू होती है और फिर धीरे धीरे यहाँ पे दिल जुड़ने शुरू हो जाते हैं। आरव हर दिन कॉल करता, मीठी बातें करता और धीरे धीरे उस अकेली औरत की जिंदगी में जगह बना ली थी। 3 दिन बाद यानी 27 जुलाई को एक फोन आता है, मैडम हम दिल्ली एयरपोर्ट से बोल रहे हैं, आपके नाम पर एक पार्सल आया है, क्या आप रिसीव करेंगे? मैडम अब यहाँ पे हैरान होती है और पूछती है कि मेरा पार्सल किसने भेजा होगा? अब सामने से जवाब आता है, डॉक्टर आरव सिंह, यूएस से उन्होंने भेजा है। अब वो और ज्यादा खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद उसने आरव को मैसेज किया, क्या तुमने कुछ भेजा है? आरव ने बस स्माइली भेज दी। अब मैडम का यकीन जो था वो और ज्यादा गहरा हो जाता है। कुछ देर बाद फिर से कॉल आता है और पूछा जाता है, मैडम पार्सल में गोल्ड, डायमंड रिंग्स और अमेरिकी करेंसी है, लगभग 50 लाख रुपए का सामान है। सुनते ही शिक्षिका की आंख जो थी वो चौंधिया जाती है। मैडम सोचने लगती है कि इतने कम समय में इतना प्यार और इतनी कीमती गिफ्ट। अब कुछ ही देर बाद फिर तीसरा कॉल आता है, मैडम पार्सल छोड़ने से पहले कुछ प्रोसेसिंग फीस है जो कि आपको देनी होगी, जो कि सिर्फ 50,000 रुपए है। मैडम ने कहा, इतने पैसे तो बहुत ज्यादा है, पर फिर खुद ही सोचती है कि अगर 50 लाख का गिफ्ट आ रहा है तो 50,000 क्या ही मायने रखते हैं। उन्होंने पैसे भेज दिए। इसके बाद एक और कॉल आया और उसमें कहा जाता है कि आपका पार्सल जांच में फंस गया है, कस्टम में भारी मुसीबत आ सकती है, इसमें अवैध सामान मिले हैं। और ये सुनकर उस मैडम के जो होश थे वो उड़ जाते हैं और उनके दिल में डर बैठ जाता है। अब दूसरी तरफ जो कस्टम अधिकारी की तरफ से जो महिला बात कर रही थी वो थी सुनीता। अलग अलग महिला बात करती थी और इस बार सुनीता ने कॉल किया था, वही जो इस गैंग का हिस्सा बन चुकी थी। अब यहाँ पे सुनीता ने डर दिखाया और कहा, मैडम आपकी सरकारी नौकरी जा सकती है, जेल भी हो सकती है।
अब बेचारी जो शिक्षिका थी वो रो पड़ती है और कहती है कि कृपया मुझे बचा लीजिए, मैं क्या करूं। अब दूसरी तरफ से जो ऑफिसर बन के बात कर रही थी सुनीता, उसने कहा कि बस कुछ और पैसे भेज दीजिए, हम केस बंद करा देंगे। और इस तरह एक के बाद एक कॉल आते गए और मैडम के तीनों बैंक अकाउंट खाली हो गए। एसबीआई से 25 लाख, बैंक ऑफ बड़ौदा से 11 लाख, इंडियन बैंक से 58 लाख, कुल मिलाकर 94,78,000 रुपए वो गवा बैठी थी। फिर आया असली झटका इस शिक्षिका के जिंदगी में। आरब सिंह का असली चेहरा अब यहां पे सामने आता है। उसने कहा, अगर पैसे तुमने नहीं भेजे तो तुम्हारी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा डीप फेक के जरिए। मैडम के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन डर से वो टूट चुकी थी। आखिरकार 31 अगस्त को वो साइबर क्राइम थाना मुरादाबाद पहुंचती है, एफआईआर दर्ज होती है और जांच जो है वो शुरू होती है। पुलिस ने डिटेल में व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन को ट्रेस किया। पुलिस को पता चला कि यह ठगी गैंग नाइजीरिया से ऑपरेट हो रही थी। इसका सरगना था छिनके ओ कैन मैनुअल कन्नू, जिसके पिता नाइजीरियन और मां भारतीय मूल की थी, जो हिंदी, अंग्रेजी और कई भाषा बोलते थे। अब पुलिस ने जाल बिछाया और 8 सितंबर को मणिपुर के चंदेल जिला से महिला सुनीता को पकड़ा जाता है। अब इस सुनीता से मिले फोन, बैंक डिटेल और व्हाट्सएप चैट ने पूरा नेटवर्क की खोल दिया। पता चला कि 2018 में कन्नू भारत आया था। शुरू में वो ट्रैवल एजेंसी चलाता था, फिर लॉकडाउन के दौरान उसने साइबर फ्रॉड कैम का जो काम था वो शुरू किया। उसने निर्मला, सुनीता, संगीता और ममता को मिलाकर एक टीम बनाई, जो लोगों से सोशल मीडिया, मैट्रिमोनी साइट्स और डेटिंग एप्स के जरिए भरोसे जीतते थे और उन्हें फिर लूट लेते थे। उनपे देश के 18 राज्यों में 37 मुकदमे दर्ज थे। कई लोग तो शर्म के कारण रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाते थे। इस गिरोह ने अब तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर डाली थी। लेकिन वो कहा जाता है ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है, और 2 अक्टूबर 2025 को उनका खेल खत्म हो गया। कन्नू, संगीता, ममता अब सब पुलिस के हिरासत में है और शिक्षिका को उनके 94 लाख में से 16 लाख वापस मिल चुके हैं। बाकी रिकवरी और इंटरनेशनल प्रोसेस में अभी जारी है। दोस्तों, प्यार, भरोसा और सोशल मीडिया पर दिखने वाली सच्चाई हमेशा सच नहीं होती। ठग जो है अब सिर्फ फोन नहीं करते, वो दिल में जगह बनाकर लूटते हैं। अगर कभी कोई विदेशी, कोई अनजान व्यक्ति आपको अचानक प्यार, शादी या गिफ्ट की बातें करे, तो याद रखिए, हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अब सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।